सर, पाकिस्तान का हर पड़ोसी हमसे नाराज क्यों रहता है? अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कहा कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से टेररिज्म आ रही है और हमारा अटैक करना सही है, तो फिर ऐसे तो भारत भी सही करता है, क्योंकि भारत भी यही कहता है कि हमारे यहाँ, कि उनके यहाँ यानी टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान साइड से। तो सर, ये पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान भी नाराज है, उसके बाद भारत भी नाराज है, ईरान के लिए भी सुनने में आ रहा है कि शायद ये अमेरिका का साथ देंगे अगर अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे। तो इस तरह से कैसे रहा जा सकता है, और क्यों सब पड़ोसी नाराज हैं? जी, आपने जिस क्लिप की तरफ इशारा किया वो मैंने भी देखा है, और वो मौलाना फजलुर रहमान का अकेले का क्लिप नहीं है। उसमें बड़े बड़े जो हमारे जय्यद उलमा हैं, तकी उस्मानी साहब, मुनीबुर रहमान साहब, वो मौजूद थे उसमें। गोया वो एक रिप्रेजेंटेटिव गैदरिंग थी जिसमें उन्होंने ये बातें की। और मेरा ख्याल है कि हमारे मुक़द्दर हल्के जो हैं उनको उनका कन्विंसिंग और लॉजिकल जवाब देना चाहिए कि उनकी जो रीजनिंग है वो क्यों गलत है। तो असल में हम जो है ना अपनी जो पॉलिसीज बनाते हैं ना उसका कभी तनकीदी जायजा नहीं लेते, बनाते वक्त भी कोई गौर खौज नहीं करते कि इनका नतीजा क्या निकलेगा। लॉन्ग टर्म सोच से हमें जिद है, तो हम जो है ना शॉर्ट टर्म उस पर जाते हैं। जिस तरह कारगिल का ऑपरेशन था, उसमें हमने शॉर्ट टर्म तो देखा, बहुत लोग कहते हैं जी शॉर्ट टर्म में बड़ा स्ट्रेटेजिक वो था, बड़ा ब्रिलियंट प्लान था, लेकिन स्ट्रेटेजिक टर्म्स में इट वाज अ डिजास्टर। तो उससे पहले भी आपको पता है वो कारगिल का प्लान जो है मुख्तलिफ लीडर्स को पेश किया गया। बाज़ तो आर्मी चीफ खुद उसको शूट डाउन कर देते थे, बाज़ प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे वो शूट डाउन हो जाता था, तो फिर मुशर्रफ साहब ने अपने तौर पर ही कर दिया। तो सोचे बगैर के लॉन्ग टर्म में इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो इसी तरह से हमारी जो बाकी पॉलिसीज़ हैं, कश्मीर हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो उसमें भी हम कभी लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या नतीजा निकलेगा और हमें इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये जो है पॉलिसी बनने के बाद भी, फेल होने के बाद भी हम उसका जायज़ा नहीं लेते। ये देखिए कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान जो है हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। आज भी हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या गलतियाँ थी हमारी जिसकी वजह से वो हुआ। आज भी आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे ये सारा मुक्ति बाहिनी का फॉल्ट था। मुक्ति बाहिनी वाले जो थे वो गद्दार थे, इंडिया के एजेंट थे। तो भाई अगर वो इंडिया के एजेंट थे तो फिर ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसके साथ आप दोस्ती क्यों कर रहे हैं? आप तो ये कहते थे कि बांग्लादेश जो है ना इट इज द चाइल्ड ऑफ, इट इज एन इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ इंडियन अग्रेशन, इंडिया की जारहियत का ये एक नाजायज बच्चा है। तो उस नाजायज बच्चे के साथ आप दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम, कि हम सोचते नहीं हैं और उसका नतीजा ये है कि हर चीज़ कंफ्यूजन में रहती है और हम जो है फिर वही गलतियां जो पहले करते थे उन्हीं को दोहराते जाते हैं। मुशाहिद हुसैन कहा करते हैं ना कि हमें कम से कम पुरानी गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए, नई गलतियां करनी चाहिए। वो भी नहीं हम करते कि पुरानी गलतियां, चूंकि उनसे सबक नहीं सीखते, या सीखते हैं तो गलत सबक सीखते हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान से हमने क्या सीखा जी? डिफेंस कमजोर नहीं होना चाहिए। भाई डिफेंस का इशू नहीं था, ये लोगों की नाराजगी का, एलियनेशन का मसला था ये। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली तो हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। वी हैव टू डेवलप अवर कैपेसिटी फॉर सेल्फ क्रिटिसिज्म, इंट्रोस्पेक्शन। अपने गिरबान में जब तक हम झांकना शुरू नहीं करेंगे तो कोई बेहतरी आ नहीं सकती। लोगों पे पाबंदियां लगाने से, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर जवाबी हमले में पाकिस्तान के कई चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है और इसके साथ ही 80 से 90 पाकिस्तानी फौजी भी हमले में मारे गए हैं। तालिबान प्रवक्ता के अनुसार उन्होंने 19 चेक पोस्ट पर न सिर्फ कब्जा किया है बल्कि कई फौजियों के साथ कुछ मेजर को बंधक को भी बना लिया है। इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी और शकील चौधरी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण पाकिस्तान के अपने पड़ोसी देशों ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ क्लेशेस चल रहे हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेकिन सर, इस वक्त जो इन्होंने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, क्या वो करना आपको लगता है कि ठीक ठीक किया इन्होंने? टाइमिंग्स ठीक थे, करना जरूरी था?
अवॉइड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं जाहिर है कि रमजान के महीने में तो वैसे ही इस किस्म की लड़ाइयां जो हैं वो रोक दी जाती हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी अटैक किया है। अब जवाबी जाहिर है कि वहां से भी जवाब आएगा, वो चुप तो बैठेंगे नहीं अफगानिस्तान के लोग, तो फिर जाहिर है कि ज्यादा मुश्किल है। अभी मैं एक क्लिप, बल्कि मैंने सुबह उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के लगाई है कमर चीमा साहब का। उनका कहना है कि हम अटैक करेंगे वहां पे कंधार को, और कई उन्होंने एक दो सिटीज के नाम लिए, उनको तबाह कर देंगे, वहां की गवर्नमेंट को तबाह कर देंगे, पाकिस्तान अटैक करेगा, पाकिस्तान वहां पे बम भी फेंकेगा, क्या कुछ करेगा, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम 24 करोड़ लोग हैं। तो सर इस किस्म की बातें करने का क्या मतलब है? ऐसे तो फिर भारत, मैंने अपने वीडियो में भी कहा, फिर भारत भी यही कह सकता है कि वो भी न्यूक्लियर पावर है, उनके यहाँ भी टेररिज्म हो रही है, तो क्या वो भी पाकिस्तान के लाहौर कराची इस्लामाबाद उड़ा दें? मतलब ये वाली जो सोच पाकिस्तानियों में आ रही है, आपके ख्याल से क्या वो सही है? मेरा नहीं ख्याल कि ये सोच दुरुस्त है। और देखिए, अगर अफगानिस्तान भी न्यूक्लियर पावर होता, जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं जी हर मुल्क का ये हक है, वो अगर न्यूक्लियर पावर बनना चाहता तो बन जाए, तो क्या अगर अफगानिस्तान न्यूक्लियर पावर होता तो पाकिस्तान इस तरह का एक्शन ले सकता था? अगर अफगानिस्तान के पास भी एयरफोर्स होती तो क्या वो इसी तरह से उसको बर्दाश्त कर लेते, या वो भी जवाबी हमला करते? तो ये जो टिट फॉर टैट है, मेरे ख्याल में ये तो मसले का हल नहीं है। वही मैं कहूंगा, रूट कॉज इसका वही है कि हम सोच समझ के पॉलिसीज नहीं बनाते। अब ये देखिए ना, 9/11 के बाद क्या था? अफगानिस्तान में हामिद करजई की गवर्नमेंट थी। हामिद करजई वॉज अ प्रोग्रेसिव पर्सन। उसके बाद उससे हमें शिकायतें पैदा होगी। पहले बड़ा अच्छा था वो, फिर क्या हुआ? वो नहीं जी नहीं, वो बंदा जो है ये तो इंडिया का एजेंट है जी। फिर अशरफ गनी आए, शुरू शुरू में हमने बड़ी तारीफें की, हामिद करजई गलत था, ये अशरफ गनी बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन साल डेढ़ साल में वो भी हमारी जो है ना सोच बदल गई, नहीं 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 ये भी वही कुछ है। फिर आपको याद होगा कि हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा होता था कि जी अफगानिस्तान में इंडिया के 9 से गिनती शुरू हुई थी, 9 कॉन्सुलेट्स हैं, कौंसल खाने हैं। और वो लास्ट टाइम जब मैंने काउंट किया, एक साहब ने, नई बात अखबार है एक लाहौर का, उसमें लिखा कि 65 कौंसल खाने हैं। इमेजिन करें, यानी जरा सी रिसर्च करने के लिए भी हमारे सीनियर्स, इतने जो जगादरी किस्म के सहाफ़ी हैं, वो तैयार नहीं है। आज के दौर में 2 मिनट में, 3 मिनट में आप ये पता चला सकते हैं कि किस मुल्क के किस मुल्क में कितने कौंसल खाने हैं। तो ये भी रिसर्च करने के लिए हमारे लोग तैयार नहीं थे। बड़े बड़े टीवी पे मैंने देखा, एक साहब जो हैं वो जावेद अख्तर, जो इंडियन लिरिसिस्ट हैं, शायर हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे थे और उनको बार बार ये कह रहे थे, अच्छा जी अगर इंडिया के इंटेंशंस ठीक हैं तो 14 कौंसल खाने आपके क्यों हैं अफगानिस्तान में? उसने कहा यार ये मेरा फील्ड नहीं है, आप हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछ लें, वो आपको जवाब देंगे। लेकिन उनका यही इसरार नहीं, आप बताएं। तो भाई अगर आप खुद रिसर्च कर लेते 2-3 मिनट की, तो आपको पता चलता कि अफगानिस्तान में इंडिया के 4 कौंसल खाने थे, और 4 ही पाकिस्तान के थे। 2 साउथ में हैं, 2 शुमाल में हैं, नॉर्थ और साउथ में, और हमने 65 तक गिनती पहुंचा दी। तो ये तो हमारा होमवर्क है। हमारे जो जो लोग, जिनको अकल देनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, कोई सेंसिबल बात, कोई 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 अकल की बात समझानी, वो भी इस तरह के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाते हैं। बल्कि एक दफा मुझे किसी ने बताया, किसी नॉलेजेबल बंदे ने, कि हमारा एक डेलीगेशन गया हुआ था, गालिबन प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, तो हामिद करजई जो हैं वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के। तो एक जर्नलिस्ट ने जो है वहाँ पूछा हामिद करजई से कि इंडिया के इतने कौंसल खाने क्यों हैं अफगानिस्तान में? तो उस पर जो है ना, उन्होंने पाकिस्तानी जो एम्बेसडर थे मोहम्मद सादिक, उनकी तरफ इशारा किया कि मैं चाहूँगा एम्बेसडर सादिक साहब जो है ना वो इसका जवाब दें। तो सादिक साहब को कहना पड़ा कि भाई ये जो है ना दुरुस्त नहीं है, इंडिया के 4 ही कौंसल खाने हैं और हमारे भी 4 हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारा वो प्रोपेगेंडा जो है ना वो जारी रहा। इवन एक और हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल है जो नवाए वक्त में कालम लिखा करते थे, स्टील मिल के वो चेयरमैन भी रहे, कयूम साहब, फिर सेनेटर भी हो गए, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो इल्म का समंदर है। उन्होंने नवाए वक्त में लिखा कि जी दर्जनों कौंसल खाने हैं अफगानिस्तान में, जस्ट अलोंग द लाइन, द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी दर्जनों कौंसल खाने उन्होंने सिर्फ पाक अफगान बॉर्डर के करीब करीब बता दिए। मैंने उनका इंटरव्यू किया एक एफएम स्टेशन के लिए, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर मैंने तो चंद मिनट की रिसर्च की और मुझे पता चला कि 4 कौंसल खाने हैं इंडिया के अफगानिस्तान में,
कहते हैं आपकी बात दुरुस्त है, जो प्रॉपर कौंसल खाने हैं ना वो 4 ही हैं, लेकिन उनके सैटेलाइट कौंसलेट्स बहुत ज्यादा हैं। अब सैटेलाइट कौंसलेट की टर्म मैंने तो पहली दफा उनसे सुनी, और कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं ये टर्म यूज नहीं होती। तो हम इस तरह की नई टर्म्स भी बना लेते हैं। तो वट एवर सूट्स अवर प्रोपेगेंडा, वट एवर सूट्स अवर कन्वीनियंस, वी इन्वेंट दोज थिंग्स। तो ये जो है ना मसला हमारा इसी वजह से हुआ कि हमने अफगानिस्तान पे जो अपनी पॉलिसी बनाई सोच समझ कर नहीं बनाई। ये नहीं सोचा कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। और फिर ये भी देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा था कि अफगानों को मुबारक हो, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, शैकल्स ऑफ स्लेवरी हैव बीन ब्रोकन। तो हमारे जो है उस वक्त के स्पाई चीफ जो थे वो भी गए थे काबुल, और उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस से कहा था पूरी दुनिया को कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो भाई फिर क्या हुआ? क्यों नहीं आप एहतसाब करते अपना उन लोगों का जिन्होंने ये पॉलिसीज बनाई थी? उनसे पूछो तो सही, पार्लियामेंट में अगर कोई जान होती तो वो पूछते, इनको बुला लेते। अमेरिका में होता है ना, कितने पावरफुल लोगों को वहां की जो है कांग्रेस बुलाती है, पूछती है। तो भाई एक्सप्लेन तो कर दो कि किन असम्पशंस पे आपने ये पॉलिसी बनाई थी, क्या आपकी तवक्कुआत थी, वो क्यों पूरी नहीं हुई। तो ये कब आएगा वक्त कि जब हम पूछ सकेंगे अपने पॉलिसी बनाने वालों से कि भाई ये क्यों इस तरह की पॉलिसीज बनाते हो जो फेल भी हो जाती है फिर भी चिपटे रहते हो उसके साथ। तो ये जो है ना, इसका मेरा ख्याल है कम से कम जो हमारे थिंकिंग सेक्शंस हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको तो कुछ दे शुड स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। लेकिन सर अभी जो इन्होंने रिसेंटली जो इन्होंने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, उससे आपके ख्याल से क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को? और अगर हम ये समझ रहे हैं दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है, खासतौर पर अमेरिका के कहीं में आकर अगर ये सब कुछ हो रहा है, हो सकता है अमेरिका की तरफ से कहा गया हो इस किस्म के अटैक करने का, वरना अभी कोई तो बनती नहीं थी। तो आपके ख्याल से क्या नुकसान ये उठा सकते हैं? अब एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि क्या नुकसान उठाएंगे, लेकिन जाहिर है कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पाया जाता है, और हमारे यहाँ बड़ा हैरत का भी इजहार होता है कि हमने तो जी इनको 40 साल तक पाला पोसा, इनको प्रोटेक्शन दी, इनको रिफ्यूज दी, ये पता नहीं क्यों हमारे खिलाफ है। तो इसका हमें खुद जायजा लेना चाहिए अपना, तो सर वो अपने तो गिरबान इसलिए में खुद। खिलाफ है ना कि सर हमने जो स्पेस दी यहाँ से, और यहाँ से ड्रोन जाके वहां पे अटैक करता रहा अमेरिका, तो ये बात तो अब अफगानिस्तान के लोगों को समझ आ चुकी है। नहीं, यही तो है ना मसला कि हमने कोई क्लैरिटी के साथ कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई सोच समझ के जो है काम नहीं किया। कि क्या मुझे बताएं कि क्या हामिद करजई में क्या नक्स था? वाई कुडंट यू हैव गुड रिलेशन विद हामिद करजई? आपको जब पता था कि यार ये सेंसिबल आदमी है, अफगानिस्तान के लिए अच्छा है, अफगानिस्तान के अवाम का फायदा होगा अगर इस गवर्नमेंट को स्टेबलाइज होने दिया जाए। उसके बाद चले 2 टर्म्स उन्होंने कर ली, अशरफ गनी आ गए। अशरफ गनी वॉज अ सेंसिबल मैन, और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, अफगानिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना चाह रहे थे। तो उनके साथ क्यों नहीं आपकी बन पाई?